जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दो चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, वर्णमाला और विराम चिन्ह। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर संज्ञा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, संज्ञा बेसिकली क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली नाम। ठीक है, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका नाम। यानी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिन दुनिया में आपको जो भी वस्तु दिखाई देती है, वस्तु हो या फिर जानवर हो, इंसान हो, आदमी हो, कुछ भी हो, जो भी चीज आपको दिखाई देती है, अगर आप उसको उसका नाम लेकर पुकारते हैं तो वो नाम ही संज्ञा हो जाती है। यानी हम कोई भी वस्तु का नाम लेंगे तो अपने आप में वो संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सामने कैमरा है, कैमरे का नाम ले तो कैमरा संज्ञा हो जाएगा। ऊपर लाइट लगी है, लाइट संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, सामने चारपाई है, चारपाई संज्ञा हो जाएगी। यानी जो भी चीज आपको दुनिया में दिखाई देती है सामने आपके, वो अगर आप उसको उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आपकी संज्ञा हो जाती है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही यहाँ पर नाम होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा आप नोट कीजिएगा, हालांकि मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, काफी अच्छे शानदार है, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे गए हैं। आपको उनके हैंड रिटन नोट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी अगर परिभाषा की बात करें, संज्ञा की परिभाषा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, यहाँ पर लिख लीजिए, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, भाव आदि के नाम को, ठीक है, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो या कोई भाव हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने ये परिभाषा लिखी है, ये इसकी परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव, इन सभी के नाम को यहाँ पर संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे कि व्यक्ति हो गया, व्यक्ति क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति का नाम। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ही आप संज्ञा कहेंगे, व्यक्ति को संज्ञा नहीं कहेंगे, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन, ये हो गया आपका मोहन। ठीक है, व्यक्ति जितने भी इंसान है उनको अगर उनके नाम से बुलाया जाएगा ना तो यहाँ पर संज्ञा हो जाता है। किसी वस्तु, वस्तु जैसे कि कुर्सी, अब देख लीजिए कुर्सी हो गई, कुर्सी एक वस्तु है। अब देखिए कुर्सी ये वस्तु है तो वस्तु में कुर्सी आ जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, जैसे कि वस्तु का नाम कुर्सी होता है, ये भी आपकी संज्ञा है। कोई स्थान हो, जैसे कि हमारा स्थान जो होता है, स्थान जैसे लखनऊ मान लीजिए, लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, ये व्यक्ति होगा, ये वस्तु होगा, ये स्थान होगा। या फिर आप भाव भी कह सकते हैं। भाव में क्या आएगा, जैसे कि आप बुढ़ापा, 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 बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है, जैसे कि आप महक, महक भी लिख सकते हैं इसमें भाव में, महक, महक का एक भाव। ठीक है, तो ये आपके सभी जो होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सभी के नामों को यहाँ पर संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी क्लियर किया था, नामों को ही यहाँ पर संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा जो होती है, ये एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होता है, यानी इनमें विकार आ जाता है, लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से संज्ञा में विकार आ जाता है, इसको विकारी शब्द भी कहा जाता है। अब विकार कैसे आ जाता है, इसके ऊपर देख लीजिए। यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग लिख लेता हूँ। संज्ञा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपको बहुत अच्छे नोट्स इनके मिल जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें में आइए भी लिख लीजिए, इसमें लिंग, लिंग, वचन, वचन और कारक। ठीक है, लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से इसमें परिवर्तन
किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर मैं आपको इनका परिवर्तन करके दिखाऊंगा। जैसे कि संज्ञा शब्द ले लीजिए आप, बूढ़ा, ये हो गया बूढ़ा, ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, बूढ़ा एक संज्ञा शब्द है। अब इसमें लिंग की दृष्टि से परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आप सोचिए, क्या इसका लिंग बदला जा सकता है? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये कौन सा है? ये पुल्लिंग है। तो क्या इसको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसको स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे? बूढ़ी, ये लिख दिया इसको स्त्रीलिंग में बूढ़ी। तो यानी इसमें लिंग की दृष्टि से परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसमें लिंग वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तन होता है। तो ये हो गया आपका लिंग की दृष्टि से परिवर्तन, लिंग की दृष्टि, लिंग की दृष्टि से परिवर्तन, ठीक है, लिंग की दृष्टि से परिवर्तन, ये हो गया इसमें लिंग की दृष्टि से परिवर्तन। अब ऐसे ही कोई और शब्द लेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं नदी, ले लेते हैं नदी, नदी, ये एक संज्ञा शब्द होगा। ये भाई जातिवाचक संज्ञा है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सभी को डिटेल से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, नदी एक संज्ञा है, तो क्या इसमें वचन की दृष्टि से परिवर्तन कर सकते हैं? वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, ठीक है, द्विवचन ये होते हैं ना, एक वचन बहुवचन। तो क्या इसमें आप इसका वचन बदल सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल बदल सकते हैं। नदी का यहाँ पर नदिया हो जाएगा, नदिया, ये हो गया। यानी जो विकारी शब्द होते हैं ना, उनका यहाँ पर लिंग वचन कारक की दृष्टि से रूप बदला जा सकता है, और जो अविकारी शब्द होते हैं उनका यहाँ पर लिंग वचन कारक की दृष्टि से रूप नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए संज्ञा के भेद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, आधुनिक, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? तो बोलेंगे जी 3 हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक और लिख लीजिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, ये होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा, संज्ञा के भेद, ये भी लिख लीजिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अगर आपसे पूछे जाए तो कहेगी जी अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? 3 किस कंडीशन में होंगे और 5 किस कंडीशन में होंगे, चलिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद कौन से हैं और 5 भेद कौन से हैं, इनको एक बार लिख लीजिए, बाकी इनके ऊपर डिटेल में चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। दूसरी होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल में भी हम बात करेंगे, और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक हो जाती है आपकी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक हो जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये संज्ञा के 5 भेद हो गए। अब इनमें आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 कौन से हैं और अर्थ के आधार पर 5, तो ये हो ही जाएंगे। यानी अगर आपसे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाए तो ये 5 होते हैं।
कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के तीन भेद माने गए ना, वो ये तीनों माने गए हैं। ठीक है, ये तीनों कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीन ही भेद यहाँ पर विद्वानों ने माने हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार। और पहले जो था अर्थ के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर अगर काउंट किए जाएंगे तो ये पांचों किए जाएंगे। अब इन दो को यहाँ पर आधुनिक हिंदी के अनुसार काउंट क्यों नहीं किया जाता? यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को, इनको अर्थ के आधार पर क्यों नहीं काउंट करते विद्वान आज के टाइम पर? इनको इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ये इसको जातिवाचक संज्ञा का ही भाग मानते हैं। ठीक है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक वाचक। ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो है ये जातिवाचक संज्ञा का ही भाग मानते हैं, हिस्सा मानते हैं कुछ विद्वान। आधुनिक हिंदी के अनुसार सिर्फ ये तीन यहाँ पर संज्ञा के भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही कुछ विद्वान अब इसको मानते हैं। लेकिन अगर आपसे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाए तो यहाँ पर आपको 5 बताने हैं। उनमें यहाँ पर ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी काउंट किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यहाँ पर चल रहा होगा कि हमारे एग्जाम में अगर सीधा ये पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे? तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है। अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है और 5 भी दिया हुआ है तो आपको सीधा 5 पर राइट टिक करना है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर 5 गायब है तब आपको 3 पर जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आपसे अगर संज्ञा के भेद पूछे जाए तो आपको ऑप्शन में 5 मिलेगा तो 5 को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर 5 नहीं है और केवल 3 दिया गया है तो वहां पर 3 को टिक करना है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो आइए अब इन संज्ञाओं को यहाँ पर एक एक करके जानते हैं और समझते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्लास में ही याद हो जाए। इनकी सभी पहचान क्या होती है वो सभी आपके दिमाग में मैं फिट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में इसकी पहचान भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक स्थान एवं एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, यानी एक ही व्यक्ति का बोध कराएंगे, एक ही स्थान का बोध कराएंगे और एक ही वस्तु का बोध कराएंगे। अलग अलग वस्तुओं का नहीं, अलग अलग व्यक्तियों का नहीं, अलग अलग स्थानों का नहीं, सिर्फ एक एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक ही स्थान का बोध कराएंगे। उनको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूँ, इससे पहले इसकी पहचान देखिए। यहाँ पर लिखी हुई है पहचान। ये देखिए पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देगी, यानी आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अपनी आंखों से दिखाई देगी और ये हमेशा एक वचन रहेगी, यानी ये सिंगल रहेगी। ऐसे नहीं है कि इसके जैसे और होंगे, नहीं, ये अपने आप में सिर्फ अकेली होगी और विश्व में कुछ विशेष होगी और अकेली होगी। ठीक है, यही बात है यहाँ पर। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देगी, हमेशा एक वचन रहेगी और विश्व में विशेष और अकेली होगी, ये इसकी पहचान है। अब देखिए इसके उदाहरणों पर आइए। जैसे कि यहाँ पर मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति का जो नाम है मोहन, तो मोहन जो होगा वो दिखाई देगा हमको। जी हाँ, एक कंडीशन फिल हो गई, मोहन दिखाई देगा। और मोहन यहाँ पर मोहन नाम लिया गया है तो मोहन एक अकेला ही होगा, तभी तो हम मोहन कह रहे हैं भाई मोहन, तभी तो हम उसको एक बोला रहे हैं मोहन नाम से, यानी कि वो अकेला भी होगा, एक वचन होगा। ठीक है, और विश्व में अकेला है। ठीक है, ये तो बात बताई दी। मोहन के जैसे और मोहन थोड़े ही होंगे भाई, मोहन नाम हो सकता है और, लेकिन मोहन व्यक्ति जो है जैसा वो दिखने में है, उसके कान है, उसका चेहरे का नक्शा है, उसके हाथ पैर है, उसके हूबहू दूसरे यहाँ पर नहीं मिलेंगे, यानी उसका डुप्लीकेट थोड़े मिल जाएगा दुनिया में। मोहन अपने आप में एक विशेष है, वो अकेला है, तो इसलिए उसको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी अगर हम किसी का भी नाम लेंगे, किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि आप मेरे देख लीजिए, मेरे जैसा कोई और थोड़े मिल जाएगा। जो खूबी मेरे अंदर है, जो मेरी बनावट है शरीर की, वो बिल्कुल मेरे जैसी किसी और की नहीं मिलेगी। जो मुझको ऊपर वाले ने बनाया है, ऐसा सिर्फ मैं अकेला ही
हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं अपने आप में विशेष होऊंगा और अकेला होऊंगा और हमेशा एक वचन रहूँगा। ठीक है, तो यानी आप किसी का भी अगर नाम लेकर बुलाओगे तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर गंगा, अब देखिए गंगा एक नदी है, तो गंगा जो नदी है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई इतनी तो यहाँ पर दूसरी हो सकती है, लेकिन उसके जैसी विशेष यहाँ पर नहीं हो सकती। गंगा और अन्य नाम हो सकता है, लेकिन गंगा अपने आप में अकेली है, इसलिए ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे कि यमुना, यमुना नदी के जैसी और नदी थोड़ी ही है, या फिर यमुना नदी और थोड़ी है, सिंगल है यमुना नदी भी, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यानी ये अपने आप में सिंगल होगी, विश्व में दुनिया में जहाँ पर भी होगी अकेली होगी। जैसे यहाँ पर भारत, अब देखिए हमारा भारत, प्यारा भारत, तो हमारा भारत जो है वो दुनिया में विशेष है और अकेला है, यानी इसके जैसे और थोड़े ही है भारत जैसे। भारत जैसा देश ना तो कोई था, ना है और ना रहेगा। ठीक है, ये तो अपनी होगी प्राउड वाली फील, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है। जैसे कि काला सागर, काला सागर, देखिए सागर को अगर कहेंगे सागर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सागर के अंतर्गत बहुत सारे सागर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक विशेष नाम देकर बुलाया गया है काला सागर, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि त्रिपिटक, त्रिपिटक एक पुस्तक का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अपने आप में अकेली है और दिखाई भी देगी और विशेष है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर त्रिपिटक क्या है, एक पुस्तक है, अगर यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा जाए कि पुस्तक क्या है, तो पुस्तक तो हो जाएगी यहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तक के जैसी और भी पुस्तकें होती हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कह दिया कि भाई पुस्तक लाओ, तो सामने वाला क्या कहेगा कि पुस्तक तो कह दिया इसने, लेकिन कौन सी लाऊं, यानी उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है पुस्तकों के। भाई दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है पुस्तक शब्द। लेकिन अगर यहाँ पर विशेष नाम देकर स्पष्ट किया जाए कि त्रिपिटक पुस्तक लाओ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, अगर पर्वत के बारे में सोचेंगे तो हम पर्वत कहेंगे तो हम तुरंत जातिवाचक संज्ञा पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पर्वतों की एक जाति होती है और उसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं। हिमालय पर्वत, रोकी पर्वत, ठीक है, जितने भी आए हैं, शिवालिक पर्वत, ये जितने भी हैं ये सभी पर्वतों के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए पर्वत हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हिमालय, हिमालय को एक पर्वत का नाम है और इसको एक विशेष नाम दिया गया है हिमालय, तो हम इस पर्वत को हिमालय के नाम से यहाँ पर बुला रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे यहाँ पर जनवरी, जनवरी एक महीना है, तो इसको हम नाम लेकर बुला रहे हैं, इसलिए ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे कि अमर उजाला, अमर उजाला एक अखबार का नाम है, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि अखबार लाओ, तो आप क्या कहेंगे, अखबार जो शब्द है ये आपका जातिवाचक में आएगा, क्योंकि अखबार की बहुत सारी कैटेगरी होती है। भाई अमर उजाला का लाए, दैनिक जागरण का लाए, या और भी जितने अदर कंपनी के होते हैं उनका लाए, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अगर अखबार शब्द को यहाँ पर देखें तो वो जातिवाचक होगा, लेकिन अगर अखबार को हम किसी विशेष नाम देकर बुलाए जैसे कि अमर उजाला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस नाम देने का खेल है, जो भी हम नाम देकर यहाँ पर किसी को बुलाएंगे वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर इसकी पहचान मैंने आपको बताई दी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दिखाई देगी, यानी कि मूर्त होगी, मूर्त मतलब दिखाई देगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा मूर्त होगी यानी दिखाई देगी, एक वचन रहेगी और विश्व में विशेष और अकेली होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द देखते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी देखते हैं जो हमेशा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो देखिए जो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो कौन कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर पुस्तकों के नाम, यानी जितनी भी पुस्तकें होगी पुस्तकों के नाम होंगे वे यहाँ पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि यहाँ पर पुस्तकों के नाम में देख लीजिए, जैसे कि रामायण, ठीक है, रामायण, रामायण एक पुस्तक है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि त्रिपिटक तो मैंने आपको लिखा ही दिया, जैसे कि आपकी कुरान, ठीक है, कुरान ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि यहाँ पर कोई और पुस्तक लिख लीजिए, पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र ये होगी पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र ये आपकी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए पुस्तकों के नाम, यहाँ पर जितनी भी पुस्तकों के नाम आपको दिए जाएंगे, कोई भी पुस्तक दे दीजिए आप नाम लिखकर, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर समाचार पत्रों के नाम, कोई भी समाचार पत्र हो, जैसे कि अखबार, अखबार बोल लीजिए, जो भी अखबार हो, अमर उजाला, अमर उजाला, ठीक है, अमर उजाला अखबार है ना, अमर उजाला
हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। एक एक दो दो उदाहरण के मैं आपको लिखवा देता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखिए जितने भी अखबारों के नाम होते हैं, समाचार पत्रों के नाम होते हैं, वे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे यहाँ पर दिशाओं के नाम, दिशाओं में देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये होती है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी आपके दिशाओं के नाम जो होते हैं ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देशों के नाम, देश के नाम कोई से भी देश ले लीजिए, भारत, भारत, पाकिस्तान छोड़, भारत, श्रीलंका, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, म्यांमार। तो देखिए ये जितने भी देशों के नाम होते हैं ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए समुद्रों के नाम, जितने भी आपके समुद्र है उनको अगर विशेष नाम दिया गया है तो यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पर लाल सागर, लाल सागर, काला सागर, काला सागर, ठीक है। तो समुद्रों का अगर विशेष नाम दिया गया है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे यहाँ पर पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम भी यहाँ पर देखिए रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत, हिमालय, एंडीज, एंडीज, ठीक है, ये कुछ पर्वतों के नाम है। तो जितने भी पर्वतों के नाम होंगे वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए कुछ ऐतिहासिक घटनाएं या फिर कुछ युद्ध है जो इतिहास में हुए हैं वे भी यहाँ पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं या फिर युद्धों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, जैसे कि आपका नमक आंदोलन, नमक आंदोलन, नमक आंदोलन, ऐसे आपको दे दिया जाए कोई किसी भी आंदोलन का नाम अगर आपको देकर पूछ ले जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है तो वहां पर आपको बता देना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई युद्ध देख लीजिए, जैसे इतिहास में कोई युद्ध हुआ हो, जैसे कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। आपको एक शब्द दे दिया है पूरा और ये वाक्य दे दिया कि बक्सर का युद्ध, इसमें कौन सी संज्ञा है तो आपको बता देनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं या फिर कोई भी युद्ध का नाम हो उनको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी ना वो यहाँ पर उनके नाम मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। पुस्तकों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए हमेशा ही, समाचार पत्रों के नाम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, दिशाओं के नाम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम और ऐतिहासिक घटनाएं या फिर युद्धों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उम्मीद है व्यक्तिवाचक संज्ञा का टॉपिक आप समझ गए हो। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कैसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी है, इसको पहले देख लीजिए। वे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराते हैं, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों का अथवा वस्तुओं का बोध कराएंगे, यानी किसी एक विशेष प्रकार की जाति का बोध कराएंगे। इसको दूसरे शब्दों में भी यहाँ पर समझ सकते हैं, ये तो आपकी टेक्निकल परिभाषा होगी जो आपकी किताबों में दी गई होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे शब्दों में परिभाषा अगर समझना चाहे, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, यानी ये किसी की जाति का बोध कराएंगे या फिर उसकी उपजाति का भी बोध करा सकते हैं, उनको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब ये कैसे समझेंगे, आइए उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़का, हमने बोल दिया कि लड़का, अब लड़के देखिए बहुत सारे होते हैं, लड़के भाई बहुत सारे होते हैं ना, हमने कहा ए लड़के इधर आओ, देखिए लड़के में बहुत सारे लड़के होंगे, तो यानी लड़कों की एक अलग प्रकार की ही जाति है। ठीक ऐसे यहाँ पर लड़की, लड़की भी बहुत सारी होती है,
तो यहाँ पर लड़कियों की भी एक अलग जाति हो गई, यानी लड़का भी एक जातिवाचक शब्द है और लड़की भी यहाँ पर जातिवाचक शब्द है, क्योंकि इनके जैसे और होते हैं और ये अकेले नहीं होते, इनके जैसे और होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नदी, अब देखिए नदी, नदी भी बहुत सारी नदी होती है भाई, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ठीक है, और भी शारदा नदी, बहुत सारी नदियां हैं। तो जो बहुत सारी होती है, यानी जो अकेले नहीं होती, जिसके जैसे और भी होते हैं, वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए वकील, वकील का कोई अकेला वकील थोड़ी होता है भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी होगा, ये होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वकील के जैसे बहुत सारे वकील होते हैं। भाई हमने एक शब्द लिख दिया वकील, तो वकील के अंतर्गत तो बहुत वकील होते हैं ना, वकील की एक अलग ही जाति है। तो ये होगा आपका वकील, आपका जातिवाचक शब्द। ऐसे ही होगा कुत्ता। अब देखिए कुत्तों की भी एक जाति होती है, अलग अलग नस्ल के कुत्ते मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता अपने आप में जातिवाचक शब्द है। ऐसे यहाँ पर देखिए गाय, गाय भी आपकी एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि गाय में भी अलग अलग तरीके की नस्लें होती है, काली गाय, अमेरिकन गाय, ठीक है, देसी गाय, ये बहुत सारी होती है ना। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे ना आप, जाति और उपजाति। जाति से तो समझ में आया कि गाय एक विशेष प्रकार की जाति है, तो ये जातिवाचक शब्द है गाय। लेकिन उपजाति क्या होता है? अब उपजाति जो होता है, गाय के अंदर ही जाति होगी, यानी काली गाय, सफेद गाय, अमेरिकन गाय, देसी गाय, ये जो गाय की अलग अलग वैरायटी है ना, इनको ही उपजाति बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उपजाति भी आप समझ गए होंगे, गाय जातिवाचक शब्द है। ऐसे यहाँ पर पक्षी, अब देखिए पक्षी बोल दिया तो बहुत पक्षी हो गए, अलग अलग कैटेगरी के हो गए नहीं हो गए भाई। कौवा पक्षी है, तोता पक्षी है, कबूतर पक्षी है, चिड़िया पक्षी है, ये बहुत सारी वैरायटी हो गई पक्षियों की, ये सब पक्षियों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसलिए पक्षी जो होगा ये एक जातिवाचक शब्द होगा। ऐसे यहाँ पर देखें मंत्री, मंत्री की भी अलग ही जाति होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं ना, तो इसलिए मंत्री भी जातिवाचक शब्द है। पेड़, पेड़ देख लीजिए, पेड़ की भी अलग अलग प्रकार की जाति होती है, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, अनार का पेड़, ठीक है, शीशम का पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, तो इसलिए पेड़ जातिवाचक शब्द है। ऐसे यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी बहुत होते हैं, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ठीक है, अलग अलग जगह के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी यहाँ पर जातिवाचक शब्द है, राज्यपाल भी ऐसे ही होगा। और देखिए ठग, ठग भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग ठगी करते हैं, कोई साइबर ठगी कर रहा है, कोई डिजिटल तरीके से ठगी कर रहा है, कोई रास्ते पर लूट रहा है, तो ये सब ठगी के अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए ठगों की भी एक अलग ही जाति हो गई, ये भी जातिवाचक शब्द हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लेखक, लेखक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसलिए लेखक भी यहाँ पर जातिवाचक शब्द होएगा। भाई कोई भोजपुरी में लिखता है, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई हिंदी में लिखता है, कोई तमिल में लिखता है, कोई मलयालम में लिखता है, ठीक है, तो इसलिए लेखक जो है अलग अलग वैरायटी के हो गए नहीं हो गए, तो इसलिए लेखक भी यहाँ पर जातिवाचक शब्द है। पुस्तक, पुस्तक मैंने आपको बताया, पुस्तक जातिवाचक शब्द हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें आएगी, जैसे कि रामायण, कुरान और पंचतंत्र, मैंने अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में तीनों शब्द आपको लिखवाए थे ना, तो पुस्तक जो होगा आपका जातिवाचक शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें आ जाएगी। शहर, शहर भी बहुत सारे शहर होते हैं, हमारा शामली शहर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, और भी दिल्ली, बहुत सारे शहर होते हैं जो वो यहाँ पर जातिवाचक शब्द में हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक शब्दों को पहचानने की ट्रिक क्या है। जातिवाचक संज्ञा भी दिखाई देगी, यानी जितने भी उदाहरण आपने जातिवाचक संज्ञा के पढ़े हैं ना, वो सभी आपको दिखाई देंगे अपनी आंखों से, यानी वो मूर्त हो गए, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं अपनी इन आंखों से। ठीक है, कैसे? ऐसे कि देखिए अगर नदी होगी तो नदी को भी तो देख सकते हैं, वकील होगा कोई उसको भी देख सकते हैं, कुत्ता, कुत्ते को भी हम देख सकते हैं, गाय, गाय को भी हम देख सकते हैं, पक्षी को भी हम देख सकते हैं, यानी ये अपने आप में मूर्त होती है, जातिवाचक संज्ञा दिखाई देती है। और जो ये होती है ये बहुवचन भी होती है, यानी जितने भी जातिवाचक संज्ञा होगी वे सभी आपकी बहुवचन होगी। कैसे बहुवचन होगी? भाई कुत्ता, कुत्ता बहुवचन शब्द है या एक वचन शब्द है? आप कहेंगे कि जी बहुवचन शब्द है, क्योंकि कुत्ते तो बहुत प्रकार के हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कह देते हैं टॉमी कुत्ता, तो यहाँ पर एक वचन हो जाता और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा दिखाई देगी और बहुवचन भी होगी, और दुनिया में अकेली नहीं होगी, इसके जैसे और भी होंगे। बस आपको एक मोटा मोटी यही परिभाषा ध्यान रखनी है कि जिसके जैसे और हो वो यहाँ पर
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, जिसके जैसे और हो। ठीक है, यही बात आपको अपने माइंड में फिट करनी है कि जिसके जैसे और हो और जो हमें दिखाई दे वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो उम्मीद है इस जातिवाचक संज्ञा का भी कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं, जिनसे हमको भाव आदि का पता चले, यानी ये हमको दिखाई भी नहीं देगी और हम इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनका फील ले सकते हैं। यही आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। आइए इनको यहाँ पर परिभाषा और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे कि देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का, यानी वे ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, या फिर किसी के गुण, क्या उसमें कौन सा गुण है, या फिर उसमें कौन सा दोष है, या फिर उसका भाव क्या है, इन सब चीजों का पता जिन संज्ञा शब्दों से चलता है उनको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचानने की आपको मैं एक पहचान बताता हूँ। जैसे कि देखिए भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देगी। इससे पहले मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको पहचान में बताया था कि वे हमेशा दिखाई देती है, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको अपनी आंखों से दिखाई देगी, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है ये आपको आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यह एक वचन होती है, ये अपने आप में एक वचन होगी, यानी जो भी शब्द आपको दिए जाएंगे वो हमेशा एक वचन होंगे और साथ ही साथ इसको छूकर भी नहीं देख सकते। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा मैंने अभी आपको बताई उनमें तो आप उनको छूकर देख सकते थे, लेकिन जो ये भाववाचक संज्ञा है इसमें आप इनको छूकर नहीं देख सकते, यानी बस इनको आप महसूस कर सकते हो। इनको यहाँ पर ये इसकी पहचान है, इनको भाववाचक संज्ञा की पहचानने की ट्रिक है, ये एक प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए कैसे है। जैसे कि ये आपकी लंबाई, अब देखिए लंबाई जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई लंबाई तो हम देख सकते हैं, वहां से खेत मापते हैं ना, जब उधर से लेकर वहां तक का लंबाई दिख नहीं जाती है। तो मेरे भाई वो आपको लंबाई नहीं दिखती, वो आपको एरिया दिखता है, वो आपको जमीन का टुकड़ा दिखता है, जो आपको दिखता है वो जमीन का टुकड़ा है जिसको आप माप रहे हैं, वो आपको दिखाई देता है। लंबाई तो सिर्फ एक भाव है। ठीक है, तो ये लंबाई आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मोटापा, अब मोटापा जो होता है ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप कहेंगे बुढ़ापा तो दिखता है, लोगों के चेहरों पर झुर्रियां आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं और बहुत ही कमजोर से हो जाते हैं, तो भाई वो एक आप विशेष व्यक्ति को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया जो वो बुढ़ापे में जो व्यक्ति आपको दिखता है ना वो उसकी अवस्था हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, अवस्था परिभाषा में देखिए अवस्था है, तो ये बुढ़ापे की एक अवस्था है, इसको भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे। ममत्व, यानी कोई माता अपने बच्चे को बहुत लाड़ दुलार कर रही है, प्यार कर रही है, उस पर अपना प्यार न्यौछावर करती है, तो उस माता के अंदर यहाँ पर ममता का भाव होता है, तो उसको यहाँ पर उस भाव को जो बोलते हैं वो ममत्व बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर बचपन, बच्चों में बचपना होता है, तो आपने बचपना देखा थोड़ी ही है उनका, भाई उसको देख थोड़े सकते हैं, बचपन तो बचपन है। क्रोध, क्रोध जब आप गुस्सा आता है तो क्रोध भी आपका भाववाचक संज्ञा ही है। तो देखिए ऐसे ही सूर्य, सूर्य भी आपका भाववाचक संज्ञा है। चौड़ाई, चौड़ाई भी भाववाचक संज्ञा। गर्मी, जब आपको गर्मी लगती है, गर्मी भी एक भाववाचक संज्ञा है। ठंडी लगेगी, ये ठंडी भी भाववाचक संज्ञा है। फिसलन, आप कहीं पर फिसल गए तो फिसलन भी आपका भाववाचक संज्ञा है। बपोती, बपोती भी भाववाचक संज्ञा है। अब ये बपोती क्या होता है, तो देखिए बपोती, आप कुछ लोग मित्र आपस में बैठते होंगे और एक मित्र आपका ऐसा होगा उसमें जो तुम्हारे पिताजी की तरह, तुम्हारे बाप की तरह तुमको प्रवचन देने की कोशिश करेगा, भाई ऐसा मत करो, ये वो करो, यानी कि इस तरीके से हमको यहाँ पर प्रवचन देता है जैसे कि हमारा बाप हो। तो हम उसको गुस्से में क्या बोलते हैं, ओ बैठ जा भाई, ज्यादा बकौती मत कर। ठीक है, यानी ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत कर, यानी जो उसके अंदर जो बाप बनने का भाव है ना वो यहाँ पर हम पर हावी करना चाहता है, हमको दिखाना चाहता है, तो उसको यहाँ पर बपोती बोला जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कड़वाहट, कोई चीज कड़वी खा ली तो आपको कड़वाहट का महसूस होगा। ऐसे ही तीखा, मिर्च खा ली ज्यादा तो तीखा भी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है। हालांकि मैं जो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा उनमें बहुत सारे उदाहरण आपको इंक्लूड होकर मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो 5 तरीकों से होता है। उन 5 तरीकों को भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो 5 तरीकों से होता है, जिसमें कि पहला तरीका है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना। दूसरा है आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना। तीसरा है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलना। चौथा है आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा में बदलना। और पांचवा है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो ये 5 तरीके होते हैं जिनसे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तरीका है जो हमारा, वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो चलिए हम इसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए एक साइड में यहाँ पर हमने जातिवाचक संज्ञा लिखी है और इसके दूसरी साइड में हमने भाववाचक संज्ञा लिखी है। इधर भी सेम टू सेम यही बात है। तो पहले यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पर बूढ़ा। बूढ़ा जो है ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। अगर हमको इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है बूढ़ा का, तो क्या बनेगा, तो भाववाचक संज्ञा इसका बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही यहाँ पर दास, दास आपका जातिवाचक संज्ञा है और दास्ता इसी से बनेगा, दास्ता ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका मित्र, ये मित्र आपका जातिवाचक संज्ञा है और इस मित्र से ही यहाँ पर बन जाता है आपका मित्रता। मित्रता अपने आप में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लड़का है, इस लड़के से यहाँ पर अगर भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो बन जाएगा आपका लड़कपन। लड़के का भाववाचक क्या बनेगा, लड़कपन। नारी, नारी भाव जातिवाचक संज्ञा है, तो नारी, इस नारी से बन जाएगा नारीत्व। ठीक है, नारी का भाववाचक क्या होगा, नारीत्व होगा। ऐसे यहाँ पर बाप, बाप जातिवाचक संज्ञा है और इस बाप से अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या बनेगा, बपोती। तो बाप से बन जाएगा बपोती भाववाचक। गुरु, गुरु यहाँ पर जातिवाचक है, गुरु से क्या बन जाएगा आपका, गुरुत्व बन जाएगा। ठीक है, गुरुत्व ये आपका भाववाचक बन जाएगा। मनुष्य, मनुष्य आपका जातिवाचक है, तो मनुष्य से आपका भाववाचक क्या बनेगा, मनुष्यता बन जाएगा। ठीक है, मनुष्यता। ठीक है, ये बन गया आपका जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्द, ये बन गए इस साइड में। कुछ और शब्द यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर जातिवाचक में पशु दिया हुआ है, पशु आपका जातिवाचक शब्द है और इसका भाववाचक अगर हमको बनाना होगा तो क्या बनेगा, पशुता बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए पशुता। मानव, मानव से यहाँ पर बन जाएगा मानवता भाववाचक। और राष्ट्र आपका जातिवाचक है तो इसका भाववाचक बन जाएगा राष्ट्रीयता। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। शिव आपका जातिवाचक है, शिव से बन जाएगा आपका शिवत्व, शिवत्व आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बंधु है आपका बंधु, बंधु जातिवाचक है और इससे आपका भाववाचक क्या बन जाएगा, बंधुत्व बन जाएगा। ठीक है, ये बंधुत्व आपका भाववाचक हो जाएगा। पंडित आपका जातिवाचक है तो पंडित से आपका क्या बन जाएगा, पांडित्य बन जाएगा, पांडित्य भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पुरुष आपका जातिवाचक संज्ञा है तो पुरुष से आपका भाववाचक क्या बनेगा, पुरुष से बन जाएगा आपका पुरुषत्व। ठीक है, पुरुषत्व। और यहाँ पर शिशु, शिशु आपका जातिवाचक है, शिशु से आपका बन जाएगा शैशव, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। तो देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखिए एक साइड में यहाँ पर सर्वनाम है, एक साइड में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। देखिए सर्वनाम जो होगा ये सर्व, सर्व एक सर्वनाम है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बन जाएगी सर्वस्व। ठीक है, तो सर्व से बन गया सर्वस्व। ऐसे यहाँ पर अहम, अहम आपका क्या है, ये अहम, ये आपका सर्वनाम है और इससे जो भाववाचक बनेगा वो अहंकार बन जाएगा। ठीक है, अहंकार जो बनेगा ये अहम से बनेगा। ठीक है, अहम एक सर्वनाम है और अहंकार एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसे यहाँ पर निज, निज एक सर्वनाम है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बन जाएगी निजता या फिर निजत्व भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही शब्द यहाँ पर निजता के भाववाचक है, निजता या निजत्व। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मम, मम एक सर्वनाम है और इससे यहाँ पर जो बनेगा
ममत्व बन जाएगा या फिर ममता भी कह सकते हैं। ठीक है, मम से बनेगा ममत्व या फिर ममता, ये दोनों ही यहाँ पर भाववाचक शब्द हो जाएंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पर अपना, अपना से यहाँ पर क्या बनेगा, अपनापन बनेगा और अपनत्व बनेगा। ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे, अपना और अपनत्व, ये दोनों ही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही यहाँ पर आप अपने आप में एक सर्वनाम है और इससे जो बन जाएगा भाववाचक संज्ञा बनेगा आपा। ठीक है, आप से बन जाएगा आपा। तो उम्मीद है ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो देखिए, एक साइड में यहाँ पर क्रिया है, एक साइड में भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, क्रिया शब्द होते हैं जैसे कि गिरना, गिरना एक क्रिया है और यहाँ पर गिरावट ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर थकना, थकना एक क्रिया है और ये थकावट इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया है और चढ़ाई इसका भाववाचक हो जाएगा। घबराना, घबराना एक क्रिया है और इसका भाववाचक हो जाएगा घबराहट। ठीक है, लिखना, लिखना एक क्रिया है और इसका भाववाचक हो जाएगा लिखावट। ऐसे यहाँ पर सजाना, सजाना एक क्रिया है और इसका भाववाचक हो जाएगा सजावट। भिड़ना, भिड़ना भी एक क्रिया है, भिड़ने से हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक भिड़ंत। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से हो जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दौड़ना ये एक क्रिया है, ये हो जाएगी इससे दौड़, दौड़ आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कुछ यहाँ पर देखिए, सुधरना, सुधरना यहाँ पर एक क्रिया है और ये यहाँ पर सुधार हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। उभरना, उभरना एक क्रिया है और इससे हो जाएगा उभार, उभार यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बांटना, बांटना से हो जाएगा बंटवारा। चुनना, चुनना से हो जाएगा चुनाव। फैलना, फैलना से हो जाएगा फैलाव। जागना, जागना से हो जाएगा जागरण। चमकना, चमकना से हो जाएगा चमक। ठीक है, तो एक साइड में यहाँ पर एक क्रिया शब्द है, एक साइड में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, जो कि निर्माण इनका इन क्रियाओं से ही हुआ है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वैसे मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो ये थे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखिए, एक साइड में यहाँ पर विशेषण है, एक साइड में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, मीठा, मीठा एक विशेषण है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो मिठास बनेगी। अब देखिए, यहाँ पर मीठा विशेषण है, यानी विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो मीठा है ना, ये किसी न किसी की विशेषता बताएगा। कैसे बताएगा, जैसे कि आप मान लीजिए गन्ना मीठा है, ठीक है, यानी कि मीठा गन्ना, तो गन्ने की विशेषता बता रहा है ये मीठा, यानी ये जो बता रहा है ये गन्ने की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि गन्ना मीठा है। यानी जो विशेषण होते हैं वो किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, इसलिए उनको विशेषण कहा जाता है। हिंदी के टेक्निकल शब्दों में अगर कहे तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर देखें, मीठा से बन जाएगा मिठास, सुंदर से बन जाएगा सुंदरता, या फिर इसको सौंदर्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, सौंदर्य और सुंदरता ये दोनों भाववाचक संज्ञा है जो कि सुंदर विशेषण से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर चतुर, चतुर यहाँ पर विशेषण है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो चतुराई बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भला, भला भी आपका विशेषण है और इससे बन जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा भलाई। अमीर ये एक विशेषण शब्द है, इससे बन जाएगी अमीरी। कंजूस, कंजूस एक विशेषण शब्द है, इससे आपकी भाववाचक जो संज्ञा बनेगी वो बनेगी कंजूसी। मधुर, मधुर एक यहाँ पर विशेषण है और इससे जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा वो होगा मधुरता और माधुर्य। ठीक है, ये दोनों ही शब्द यहाँ पर इसके भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगरीब, गरीब से बन जाएगा अगरीबी। उसके बाद है दुर्बल, दुर्बल से बन जाएगा दुर्बलता। ठीक है, दुर्बल विशेषण हो जाएगा और दुर्बलता इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र से आपका बन जाएगा स्वतंत्रता। उसके बाद यहाँ पर जागृत, जागृत से आपका बन जाएगा जागरण। ठीक है, जागृत से जागरण ये एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उचित, उचित से बन जाएगा आपका औचित्य। उसके बाद है खुश, खुश से बन जाएगा खुशी। लाल, लाल से बन जाएगा लालिमा।
धीर, धीर से बन जाएगा धैर्य। उसके बाद है योगी, योगी से बन जाएगा योग, योग एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और योगी जो होगा ये एक विशेषण होगा। जैसे कि यहाँ पर आगे देखिए विद्वान, विद्वान एक विशेषण है और विद्वत्ता यहाँ पर हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही यहाँ पर हरा, हरा से बन जाएगा आपका हरियाली। ठीक है, तो ये थे आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इनसे और भी ज्यादा यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से और भी ज्यादा उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखिए, एक साइड में अव्यय है और एक साइड में भाववाचक संज्ञा। अब देखिए अव्यय किनको कहते हैं, पहले आप मोटा मोटा से ये समझ लीजिए, बाकी अव्यय को हम अव्यय वाले चैप्टर में ही बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए अव्यय, अव्यय मतलब जिसका क्षरण न हो सके, जो खर्च न हो सके। व्यय मतलब खर्च होता है ना, जो शब्द खर्च न हो सके उसको अव्यय बोलते हैं। जैसे कि ये मना है, अब देखिए इसको और नहीं तोड़ सकते हम, मना जो है ये अपना में इसको और नहीं तोड़ सकते, यानी इसका और छोटा रूप नहीं कर सकते। जैसे कि मना से अगर मैं को और न को अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ ही निकल कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये मना है, ये अपने आप में अव्यय है, इसका क्षरण नहीं हो सकता, इसका व्यय नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर अव्यय कहा जाता है जो और अधिक छोटे ना हो सके, जिनका और अधिक व्यय ना हो सके। ठीक है, तो हम इसको अव्यय के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो देखिए मना एक अव्यय है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बन जाएगा आपका मनाही। ठीक है, मना, मनाही। ठीक, ऐसे यहाँ पर अव्यय शब्द है एक धिक, धिक, इससे बन जाएगा आपका धिक्कार। ठीक है, एक अव्यय शब्द है यहाँ पर ऊपर, ऊपर से बन जाएगा ऊपरी भाववाचक संज्ञा। एक अव्यय शब्द है यहाँ पर निकट, निकट से बन जाएगा आपका नैकट्य या फिर निकटता। ठीक है, ये दोनों ही शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है जो कि निकट से बने हैं, निकट अव्यय से बने हैं। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा एक दूर, दूर से बन जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी भाववाचक संज्ञा है और दूर यहाँ पर एक अव्यय हो जाएगा। समीप यहाँ पर एक अव्यय शब्द है और इस समीप से यहाँ पर बन जाता है आपका समीपता या फिर समीप्य। ठीक है, समीप्य और समीपता दोनों ही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के शब्द है जो कि समीप अव्यय के द्वारा बने गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अधिक, अधिक एक अव्यय शब्द है और इससे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो बनती है अधिकता। ठीक है, अधिक से बन गई अधिकता। बहुत, बहुत ये अव्यय है और इससे बन जाता है बहुतायत। ठीक है, बहुत से बहुतायत ये भाववाचक संज्ञा है। एक यहाँ पर आपका अव्यय शब्द है हाहा, हाहा से बन जाता है आपका हाहाकार। ठीक है, तो ये आपके अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण इस तरीके से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीकों से होता है, वो 5 तरीके मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके बहुत ही डिटेल से बता दिया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब 2 संज्ञा और बच गई हमारी, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आइए इन दोनों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए यहाँ पर क्या होगी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए किसी द्रव्य या धातु, अब देखिए द्रव्य जो है ये, इसे आप द्रव मत समझ लेना, यानी लिक्विड मत समझ लेना, पानी वगैरह, क्योंकि द्रव जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन ये द्रव्य है। ठीक है, दोनों की वर्तन में भी डिफरेंस है और दोनों की अर्थ में भी डिफरेंस है। तो द्रव्य होता है पदार्थ, ठीक है, द्रव्य जो होता है पदार्थ होता है, और पदार्थ जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, तो द्रव्य का मतलब यही होता है, द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में कोई भी पदार्थ हो सकता है, इसका मतलब वो है। और द्रव जो होता है वो अपने आप में ही लिक्विड होता है। ठीक है, तो किसी द्रव्य या धातु, धातु मतलब कोई मेटल हो, उनका बोध कराए वे यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखिए जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, जैसे कि चमड़ा, चमड़ा अपने आप में एक पदार्थ है। ठीक है, एक वस्तु है, तो ये द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, तो चमड़ा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेट्रोल, पेट्रोल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये द्रव अवस्था में है ना। मैंने अभी आपको द्रव्य बताया, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो चमड़ा, पेट्रोल और जैसे कि सोना, सोना एक धातु हो गई। ठीक है,
तो धातु है सोना, देखिए यहाँ पर धातु का बोध करा रहा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा सोना। ऐसे यहाँ पर चांदी, चांदी भी यहाँ पर धातु है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा तेल, तेल अपने आप में लिक्विड है, ये भी एक द्रव्य है, ठीक है, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा एक धातु है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। पीतल भी एक धातु है, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। दूध, दूध आपका एक द्रव है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। गेहूं, गेहूं एक आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चावल, तेजाब, घी, कोयला, ये जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे गए ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बस आपको इसकी एक डेफिनेशन ध्यान रखनी है, कोई भी द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, या फिर कोई धातु हो, अगर इन शब्दों का प्रयोग कहीं पर हुआ है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं पांचवा यहाँ पर संज्ञा का भेद है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समुदाय या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई ऐसे शब्द आपको लिखे हुए मिल जाएंगे जिनसे आपको किसी समुदाय का या फिर किसी समूह का बोध होगा। समूह या समुदाय किसको कहेंगे? जहाँ पर एक नहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, कोई भीड़ होगी, या फिर जैसे कि अंगूर का गुच्छा होया, तो अंगूर के गुच्छे में भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे अंगूर होते हैं ना, तो यहाँ पर एक समूह बनाते हैं, जो एक समूह का निर्माण करेंगे उनको यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर कक्षा। अब देखिए कक्षा, कक्षा एक बच्चे से तो मिलकर नहीं बनती, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी वहां पर भीड़ इकट्ठा होती रहती है, तो इसलिए वहां पर एक समूह का निर्माण हो जाता है। तो कक्षा यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर सेना, अब देखिए सेना जो होती है हमारी इंडियन आर्मी, सोच देख लीजिए, इंडियन आर्मी में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत सारे सैनिक होंगे, तो बहुत सारे सैनिकों से मिलकर यहाँ पर एक ग्रुप बना, एक समूह बना, तो उस समूह को यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। जैसे कि सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि गिरोह, गिरोह होता है किसी, कोई एक गिरोह होता है, कुछ शरारती गिरोह हो जाते हैं, कुछ चोरी करने वाले गिरोह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गिरोह होते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे, तभी तो गिरोह का निर्माण होगा, तो गिरोह भी यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि घोंद, अब ये घोंद, घोंद भी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। घोंद क्या होता है? तो घोंद जो होता है वो आपका केले का गुच्छा होता है, जो केले का वो पूरा का पूरा गुच्छा होता है ना, जिसमें बहुत सारे केले लगे होते हैं, वो आपका केले का गुच्छा यहाँ पर घोंद कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, केले का गुच्छा, केले का गुच्छा, ठीक है। केले के गुच्छे को यहाँ पर क्या बोलते हैं? घोंद बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर संसद, अब देखिए संसद में भी यहाँ पर बहुत सारे मंत्री या एमपी एमएलए बैठते हैं ना, तो उन एमपी एमएलए से मिलकर यहाँ पर आपकी संसद का निर्माण होता है, इसलिए संसद भी एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग समूह में इकट्ठा होते हैं। ऐसे यहाँ पर दल हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर कोई दल बना लेते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल होता है ना, जैसे कि बीजेपी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी, इनमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर यहाँ पर दल भी बनता है, और बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर यहाँ पर भीड़ भी होगा। जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उसमें बहुत व्यक्ति तो होंगे, तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा या फिर इसको समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे यहाँ पर मंत्री परिषद हो गई, मंत्री परिषद में भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, इसलिए ये भी समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा होगी। ऐसे यहाँ पर गुच्छा होगा, जैसे मैंने अभी आपको अंगूर के गुच्छे के बारे में बताया, अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं ना, ये होते हैं, तो वो यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वे एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे हो जाता है पुंज, पुंज भी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब ये पुंज क्या होता है? ये प्रकाश का पुंज होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगी प्रकाश का पुंज, प्रकाश का पुंज, ठीक है, प्रकाश का पुंज। अब देखिए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आपको ये सभी को मालूम होगा। जब हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो 7 रंगों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर भी एक रंग नहीं बहुत सारे रंग होते हैं प्रकाश में, इसलिए प्रकाश के पुंज को भी यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये थी आपकी संज्ञा के भेद, पांचों के पांचों मैंने आपको करा दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों भेद मैंने आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर करा दिया है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे।
तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। आपने जो अभी यहाँ पर संज्ञा के भेद पढ़े हैं वो 5 भेद पढ़े हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 3 भेद माने हैं, जिसमें आपका रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। इन भेद के बारे में आपको पूरे यूट्यूब पर बहुत ही मुश्किल से कोई वीडियो मिलेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से यहाँ से आगे वीडियो को देखिएगा। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद भी कुछ विद्वानों ने माने हैं, जो कौन कौन से होते हैं। पहला आपका रूढ़ संज्ञा होता है, दूसरा यौगिक संज्ञा होता है और तीसरा योग रूढ़ संज्ञा होता है। तो ये क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो देखिए रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। यानी रूढ़ का मतलब क्या है, जिसको और भी छोटे टुकड़ों में न तोड़ा जा सके। ठीक है, रूढ़ का मतलब जिसको और भी छोटे टुकड़ों में न तोड़ा जा सके, ऐसा मान लीजिए। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनके और भी छोटे सार्थक खंड न किए जा सके उनको रूढ़ संज्ञा बोलेंगे। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आम। अब देखिए आम लिखा हुआ है, आम के हम 2 टुकड़े करेंगे तो क्या उसके सार्थक खंड हो गए। सार्थक का मतलब ऐसे टुकड़े होने चाहिए, ऐसे खंड होने चाहिए जिनसे उन दोनों खंडों के अलग अलग अर्थ निकल के आए। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे टुकड़े आम के नहीं कर सकते। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ धन मैं। तो आ का कोई मतलब निकल रहा है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं निकल रहा। मैं का कोई मतलब निकल रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो यानी कि हम आम के अगर सार्थक खंड करने की कोशिश करते हैं तो हम इसके सार्थक खंड नहीं कर सकते, और जब इसके सार्थक खंड नहीं कर सकते तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। और जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा, उसमें आम किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, आम हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर व्युत्पत्ति के आधार पर आम को पूछे तो आप बोलेंगे कि भैया जी ये तो आपकी रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेज, मेज क्या हो जाएगी, मेज भी आपकी रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। अब इसके टुकड़े करके देखिए, इसके साथ खंड करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। आप इसके अगर अलग अलग खंड करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर सकते हैं। ये मे हो गया और ये जय हो गया। क्या ये मे कोई अपना अर्थ निकाल रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। क्या ये जय कोई अलग अर्थ निकाल रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जब ये इसके सार्थक खंड नहीं हो सकते तो ये अपने आप में रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो मेज भी आपकी क्या हो जाएगी, रूढ़ संज्ञा। और अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार की संज्ञा है, आप बोलेंगे कि भैया ये तो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो आम भी जातिवाचक, मेज भी जातिवाचक, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सी संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। ठीक है, ये दोनों रूढ़ संज्ञा। जैसे यहाँ पर ये जग, जग आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम इसके सार्थक खंड नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर दल, दल भी आपका रूढ़ संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसके भी यहाँ पर कोई सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते जो अपने आप में अलग अर्थ दे। ठीक है, तो दल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। और इसको अगर अर्थ के आधार पर देखेंगे तो किस प्रकार की संज्ञा है दल, तो दल हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर रूढ़ संज्ञा है आपका दल, जग, मेज, आम। तो रूढ़ संज्ञा के बारे में आपको बस एक सिंपल बात ध्यान रखनी है कि ऐसा शब्द जिसके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते वो यहाँ पर रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा किसको कहेंगे, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। यहाँ पर तो किसी शब्दों के यहाँ पर हम सार्थक खंड नहीं कर सकते रूढ़ संज्ञा में, और यौगिक संज्ञा में क्या है कि कोई ऐसा संज्ञा शब्द मिलेगा जिसके हम यहाँ पर 2 अलग अलग सार्थक खंड कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर खंड नहीं कर सकते, इसमें हम सार्थक खंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जिन संज्ञा शब्द के 2 या 2 से अधिक, जिन संज्ञा शब्दों के, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों के 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड, इस पर आप गौर कीजिएगा, सार्थक खंड किए जा सके उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, पुस्तकालय। अब ये पुस्तकालय है, इसके हम सार्थक खंड करके देखेंगे तो पुस्तकालय किसका, पुस्तकालय का निर्माण जो हुआ कैसे हुआ होगा, यहाँ पर नीचे देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, पुस्तक, पुस्तक धन आल्य। ठीक है, ऐसे ही तो होगा पुस्तक का निर्माण, पुस्तक धन आल्य, यानी पुस्तक और आल्य इन 2 शब्दों से मिलकर बना है
आपका पुस्तकालय। तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ क्या हो जाएगा? पुस्तक का अर्थ तो भाई कोई किताब हो जाएगा, और आल्य का मतलब घर हो जाएगा, ठीक है, यानी पुस्तक को रखने का घर। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तक को रखने का घर, ठीक है। तो ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यौगिक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो पुस्तक का अलग अर्थ निकल रहा है, आल्य का अलग अर्थ निकल रहा है, और जिसके कोई ऐसे दो या दो से अधिक टुकड़े किया जा सके, दो या दो से अधिक ऐसे सार्थक खंड किए जा सके जो अपना अलग अलग अर्थ दे, वहां पर यौगिक संज्ञा हो जाता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ पर ये हिमालय देख लीजिए, हिमालय के भी आप दो या दो से अधिक सार्थक खंड करके देखिए। हिम धन आल्य, यानी कि हिम और धन आल्य, इन दो शब्दों से मिलकर बना है हिमालय। हिम का मतलब क्या है? हिम का मतलब होता है बर्फ, और आल्य का मतलब होता है घर, ठीक है, या स्थान बोल लीजिए। तो बर्फ का घर, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी बर्फ हो उसको हिमालय बोलते हैं। तो हिमालय की चोटी पर बहुत सारी बर्फ जमी है, बर्फीले पहाड़ है, तो इसलिए इसको हिमालय नाम दिया गया है, ठीक है। तो हिम और आल्य दोनों का अलग अलग सार्थक खंड हो गया, यानी हिमालय का सार्थक दो सार्थक खंड हो गए, जिसमें एक हिम है और एक आल्य है, और दोनों का अलग अलग अर्थ भी है। तो हिमालय यहाँ पर आपका यौगिक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे यहाँ पर पाठशाला है, पाठशाला भी के भी हम दो टुकड़े करके देखेंगे। तो देखिए क्या इसके दो सार्थक खंड हो पाएंगे? तो बोलेंगे आप पाठ और शाला। अब पाठ का मतलब क्या होगा? पाठ का मतलब पढ़ना, और शाला का मतलब इसका भी घर मान लीजिए, ठीक है, या आश्रम मान लीजिए, घर या आश्रम, यानी पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए घर, ठीक है। पाठशाला कोई तो बोलता है पढ़ने के लिए घर। तो पाठ और शाला, इसके दो अलग अलग यहाँ पर सार्थक खंड हो चुके हैं, और दोनों का अलग अलग यहाँ पर अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। तो बस आपको यौगिक संज्ञा में क्या ध्यान रखना है? ऐसे शब्द जिनके दो या दो से अधिक सार्थक खंड किए जा सके उनको यौगिक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखें योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा किसको कहेंगे? योग रूढ़ संज्ञा उसको कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक ऐसे सार्थक शब्द होते हैं जो किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं। यानी इसमें कोई शब्द आपको दिया जाएगा, उसके दो सार्थक खंड भी हो जाएंगे, लेकिन वो अपना अर्थ नहीं देंगे, किसी तीसरे शब्द का अर्थ देंगे। कैसे देंगे? चलिए इसको भी यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लंबोदर। अब देखिए लंबोदर के हम इसके सार्थक खंड करके देखेंगे। तो लंबोदर किस तरीके से बना होगा? लंबा, लंबा धन उदर, ठीक है, लंबा धन उदर। अब लंबा से तो बन जाएगा लंबाई, और उदर से बन जाता है पेट। उदर बोलते हैं पेट को, जो हमारा पेट होता है ना, इसको उदर बोलते हैं। तो लंबा उदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका है? लंबा पेट। पेट लंबा किसका है? गणेश जी का है। तो यहाँ पर लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अपना अर्थ तो नहीं दे रहा है, किसी तीसरे का अर्थ दे रहा है, यानी गणेश जी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो इसके दो अलग अलग सार्थक खंड भी हो गए, और ये किसी तीसरे का जिक्र यहाँ पर कर रहा है। लंबोदर यानी श्री गणेश के बारे में यहाँ पर ये कह रहा है, इसलिए इसको योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। तो बहुब्रीहि समास जो होता है ना आपका, उसके सारे उदाहरण आपके योग रूढ़ संज्ञा होते हैं। और ये जो मैंने आपको रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा बता रहा हूँ ना, ये आपका शब्दों के अंतर्गत भी आते हैं, यानी कि रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, और योग रूढ़ शब्द होते हैं। जब हम शब्द पढ़ेंगे उसमें भी हम इनको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, लंबोदर में आपका योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ पर जलज। अब देखिए जलज है, ये भी आपका योग रूढ़ संज्ञा होगी। कैसे? जलज किस किस से बना होगा? जल, धन, जय, ठीक है। अब जल से तो पानी, और जय से जन्म, यानी पानी में जिसका जन्म हुआ है उसको जलज बोलते हैं। पानी में किसका जन्म होता है? मछली का मत सोचना, इसके अर्थ पर भी जाना। तो पानी में किसका जन्म है? कमल। कमल का ही पर्यायवाची जलज होता है। तो जलज से आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि ये कमल के बारे में बात कर रहा है, किसी तीसरे पद की ओर ले गया नहीं ले गया? तो जलज यहाँ पर आपका योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपका चक्रपाणी है, ये चक्रपाणी, ये किस किस से बना होगा? चक्र, धन, पाणी, चक्र, धन, पाणी। अब चक्र का मतलब तो चक्र होता है, और पाणी मतलब भुजा, यानी कि हाथों में जिसके चक्र है उसको क्या बोलते हैं? हाथों में जिसके चक्र है उसको क्या बोलते हैं? जिसकी भुजाओं में चक्र है, विष्णु भगवान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चक्रपाणी, आप ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चक्रपाणी भी आपका योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक और शब्द है दशानन। 10 है आनंद जिसके, 10 मतलब 10 संख्या वाला 10,
जो कि हम गिनती में गिनते हैं, और आनन इन दो सार्थक शब्दों से बना है ना, ही नहीं बना है। दशानन जो बना है वो दस और आनन इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये दोनों शब्द यहाँ पर आपके सार्थक शब्द है। दस का मतलब ये गिनती वाला शब्द दस हो जाएगा, और आनन का मतलब होता है सर, आनंद बोलते हैं सर को। तो यानी कि 10 है आनंद जिसके, 10 है सर जिसके, उसको बोलते हैं रावण। यानी दशानन का मतलब यहाँ पर रावण है, ये किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बता रहा है, इसलिए योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद मैंने तीनों आपको बता दी है, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। उम्मीद है ये तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे, और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में मैंने यहाँ पर बहुत से वीडियोस देखे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कहीं पर भी इनके बारे में नहीं बताया गया है, और इनसे आपके एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरा भी पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।